ये है बच्चों हमारा क्लास 11 टर्म 2 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र आप सभी बच्चों के लिए। मैं आपको इस वीडियो में देखिए आपका टर्म 2 का देखिए जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवा दूंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ बातें बता दूं आपको कि टोटल आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला, चाहे आपका ओमर सीट का एग्जाम हो या फिर सब्जेक्टिव, जैसा कि क्लास 12 का होता है सेम प्रोसेस के साथ आपका एग्जामिनेशन होगा। टोटल आपको 40 मार्क्स इस आपके एग्जामिनेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला सवाल देखा आपको बोला हुआ है कि निर्वाचन आयोग के 2 कार्य आपको क्या करना है, बताना है। तो सीधा बात है, देखिए निर्वाचन आयोग मतलब सीधा बात है इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है ये हम बताना है। तो देखिए निर्वाचन आयोग बोले या फिर भारत में जो चुनाव आयोग का क्या काम होता है, तो उसका काम होता है सीधा बात है कि मतदाता सूची यानी जो वोटर लिस्ट होता है उसे रेडी करना। दूसरा क्या है, निष्पक्ष चुनाव करना, मतलब सीधा बात है कि कोई भी किसी प्रकार पे किसी आदमी से कोई भी बेईमानी ना हो, ये हमें बताता है। तो ये होते हैं निर्वाचन आयोग के 2 कार्य होते हैं। फिर अगला सवाल आपको बोला जाएगा कि कार्यपालिका किसे कहा जाता है। तो देखिए सीधा बात है कि हम लोग जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, तो कार्यपालिका में देखिए हमारे सरकार के जो 3 अंग उसमें दूसरा अंग क्या होता है, कार्यपालिका होता है। तो कार्यपालिका ही क्या है, विधायिका द्वारा यानी सीधा बात है जो भी हमारे संसद कानून पारित होता है उसको लागू करवाने का काम किसका होता है, विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका होता है। आपको यहाँ पर सॉरी पहले यहाँ पर गाना नहीं है, गवर्नर के अनुसार कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति और कर्मचारी आते हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को जिसे विधायिका ने व्यक्त कर कानून रूप दिया उसे क्या करना, कार्य रूप से परिगणित करना। मतलब सीधा बात है उसे अप्लाई करवाने का काम ही किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखिए हमारा कि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, देखिए सीधा बात है ये उपराष्ट्रपति यानी हो गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए उम्मीदवार की जो योग्यता होनी वो क्या होनी चाहिए। सीधा बात है कि भारत में मान लीजिए अगर आप उपराष्ट्रपति का चयन होगा तो किस आधार पर देखिए उनका चयन होना चाहिए, उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो बड़ी बात है। तो देखिए सबसे पहला बात है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एकदम सही बात है कि अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो भारत के कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। दूसरा, उनकी आय कम से कम 35 वर्ष की, राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपका एज क्या होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए। फिर दूसरा बात यह कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं। सीधा बात उनके पास योग्यता हो कि वो राज्यसभा में क्या हो सके, नॉमिनेट हो सके, उनको राज्यसभा में चुना जा सके उनके पास। फिर वो कोई लाभ का पद धारण ना कि, मतलब सीधा बात है कि वो कोई भी कह सकते हैं बच्चों गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हो सकते, कोई भी उनको लाभ का पद जिससे उसको पैसा का शुरू होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो पद पे उस पद पे ना हो। ये 4 फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी आदमी जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा या फिर नहीं चुना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल से पूछा जाएगा वित्तीय अपाल पे क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है। तो देखिए वित्तीय मतलब ही होता है सीधा बात है फाइनेंशियल टास्क होता है। फाइनेंशियल मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि भारत या किसी भाग में क्या वित्तीय साख खतरे पड़ गए, सीधा मान लीजिए कि पैसे की मान लीजिए जैसे बच्चों अभी हम जानते हैं कि $1 बराबर बच्चों लगभग अभी 80 रुपये हो गए। तो आप लोग क्या समझते हैं पहले बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि $1 बराबर जो 80 रुपये हो गए। इससे हम जान रहे हैं कि रुपये का भाव गिर गया डॉलर के समय, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है अगर जिस भी बच्चे को मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी बच्चे को जानना है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पूरा एक डिटेल विश्लेषण बता दूंगा कि $1 पर जो 80 रुपये हुआ है ये 80 रुपये क्या बताता क्या दर्शाता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं कि जब ये विश्वास हो जाएगा भारत या किसी भाग में वित्तीय साखियों में खतरे पड़ गई है तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वो वित्तीय आपातकाल के दिन सीधा बात है कोई राज्य या राज्य का कोई भी भाग है जो क्या है पर वित्तीय मतलब सीधा बात है फाइनेंशियल वहां पर खतरा हो चुका है, तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति वो क्या लगा धारा 360 के अंतर्गत क्या लगा देंगे, उस राज्य में क्या घोषित कर देंगे, उस राज्य उस इलाके में क्या वित्तीय आपातकाल घोषित कर देंगे। राष्ट्रीय संघ जो है राष्ट्रीय संघ राज्य कर्मचारियों के वेतन में क्या कर सकते, कटौती। सीधा बात है जो वहाँ के राज्य के जॉब लोग उनके वेतन कटौती कर देगा। संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऐसे निर्देश में यह व्यवस्था हो सकती है कि विधानमंडल द्वारा जो पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार से सुरक्षित रखा जाएगा। सीधा बात है, तो ये प्रोसेस होता है। देखिए वित्तीय आपाल पर टिप्पणी करने में बोला गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति की जाती है। तो सीधा बात है देखिए पहला बात जो भारत के प्रधानमंत्री का चयन होता है वो औपचारिक रूप से होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल अथवा दलों के समूह को बहुमत, सीधा बात है लोकसभा में देखिए जो पार्टी मेजोरिटी वोट जीतती है उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें लीडर बनाने का मौका दिया जाता है। उन्हीं के नेता को देखिए हम लोग क्या राष्ट्रपति क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के पद पर क्या नियुक्त करते हैं। अगर चुनाव में किसी को बहुत नहीं मिले तो सीधा बात राष्ट्रपति अपने विवेक का आधार तय करता है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद की। सीधा बात है अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो कौन डिसाइड करेंगे, वो
वो भारत के राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है, और उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। अगला सवाल आपसे बोला जाएगा कि संविधान क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि संविधान क्या है, तो संविधान बस क्या है, एक नियमों तथा सिद्धांतों, जो मतलब सीधा बात है कि आप कह सकते हैं बच्चों, रूल्स एंड प्रिंसिपल का क्या है समूह, जहां पर सारे के सारे जैसे कोई चीज, कोई किसी देश को शासन करना है, कैसे रूल करे, वो सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उनको शक्तियां प्रदान की जाती है, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों को राज्य के बीच स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को देखिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, संविधान नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में लोक सेवा। आपने पढ़ा होगा भारत में लोक सेवा की भूमिका बताइए। तो क्या भूमिका प्ले करता है, मतलब क्या ये रोल प्ले करता है, हमें ये बताना है। तो देखिए सीधा है कि भारत में अन्य राज्यों के समान लोक सेवक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। सीधा बात है, राज्यों के विकास के साथ लोक सेवकों की संख्या एवं महत्व भी बढ़ चुका है। इन्हें आजकल नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। नौकरशाही में इन सदस्यों को निश्चित शिक्षा होती है, वे लंबा कार्यकाल होता है, ये राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है, सरकार की नीतियों को वफादारी के साथ लागू करना इनका क्या होता है, मेन काम होता है। सीधा बात है, और राजनीतिक कार्यपालिका सलाहकार के रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो लोक सेवा के फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगला हमारा है स्थानीय स्वशासन। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा, मोस्टली जनरल कॉम्पिटिशन या फिर क्लास बच्चों, अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो स्थानीय स्वशासन एक वर्ड मिला होगा। तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम समझते हैं स्थानीय स्वशासन अर्थ होता है वह शासन जिसके द्वारा नगर और ग्राम में रहने वाले लोगों को अपनी स्थानीय समस्याओं को अपनी आवश्यकता तथा इच्छा समाधान करने की सूझ। देखिए सीधा बात है कि स्थानीय स्वशासन वह मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम शासन का जहाँ पर नगर या फिर शहर या फिर सीधा बात है ग्राम, जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी समस्याओं क्या करते हैं अपने अनुसार, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार और क्षमता अनुसार क्या खुद ब खुद क्या निपटारा कर सके। यह छोटे छोटे तथा असीमित क्षेत्रों के लिए क्या है, शासन है। स्थानीय जनता के प्रतिनिधि स्थानीय विषयों का प्रबंधन कर एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, ठीक है, इसको हमको समझाना है। सीधा बात है, तो देखिए प्रत्येक भारत के जो नागरिक है उनको क्या है, भाषण देने तथा अपने विचार रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार क्या कर सकता प्रकट करता है। प्रेस की स्वतंत्रता भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का एक क्या है, साधन है। परंतु भाषण देने और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, मतलब इसका कुछ ना कुछ एक लिमिटेशन है। संसद भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टा एवं नैतिकता, न्यायालय का अपमान, मानहानि एवं हिंसा के लिए उत्तेजित करना और आदि के आधार पर भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। सीधा बात है, आप देखिए कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं, लेकिन आप सीधा बात है कि इस आप अगर आपके किसी भी भाषण, मान लीजिए किसी में, सीधा बात है मोस्टली जब ये कांड दिखाया जाता है जेएनयू में कि कुछ ना कुछ क्या होता है, भड़काऊ भाषण दिए थे जिसका देश में क्या हो जाता है, आंदोलन, देश में क्या होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है, हिंसा शुरू होती है। तो ये बात गलत है, इसीलिए देखिए क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, और सरकार करती भी, क्योंकि आपको हर चीज़ में एक लिमिटेशन चाहिए। विदाउट देखिए लिमिटेशन कोई भी काम नहीं होता मेरे हिसाब से, जानना है, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ में फ्रीडम मिल जाएगा तो फिर आप कुछ ना कुछ गलत स्टेप, इसलिए हर कोई ना चीज़ में लिमिटेशन लगा हुआ है। देखिए सीधा बात है कि यहाँ पर हमारा जो संसद है, ठीक है, वो अपना सीधा बात है प्रभुसत्ता और अखंडता को बैलेंस करना है। तो राज्य का सुरक्षा या फिर देश की सुरक्षा के लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा, देखिए भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो देखिए हमें पूछा हुआ कि मौलिक अधिकार क्या है, तो हम जानते हैं सीधा बात कि मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यकता महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिनके बिना देखिए देश के जो नागरिक होते हैं वो अपने जीवन का विकास नहीं करते। जो है सीधा बात है, हमारे जीवन का विकास करना नागरिक हम लोग भारत के, तो हमें क्या चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए, वही हमें क्या करना, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जो स्वतंत्रता तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्ति विकास करने के लिए समाज में अवसर में जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये मौलिक अधिकार डेफिनेशन हो गया। अब लेकिन देखिए हमारे पास मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, परंतु हमारा जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी आप कह सकते हैं बच्चों 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 6 तरह के मौलिक अधिकारों को नागरिकता प्राप्त एक हटा दिया गया था, जिसमें पहला है हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध हम लोग अधिकार हम लोग मिला हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमें कुछ मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हमारे कह सकते हैं बच्चों हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए हुए, ताकि कोई भी व्यक्ति, जो भारत का व्यक्ति, वो अपने व्यक्तित्व का हो या फिर हमारे समाज का वो विकास कर सके, ताकि वो अपना फ्रीडम कर सके, ठीक है, अपना डेवलपमेंट कर सके। अगला सवाल है बच्चों हमारा, क्वेश्चन में देखिए बोला हुआ है 11 नंबर में कि मौलिक स्वतंत्रता, ठीक है, मौलिक स्वतंत्रता पर किन किन आधारों पर तार्किक प्रतिबंध लगाए गए। देखिए मौलिक स्वतंत्रता मिली हुई, लेकिन उनपे कुछ प्रतिबंध लगे, वो क्या क्या है। देखिए पहला है कि अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी की स्वतंत्रता क्या असीमित नहीं है, मतलब सीधा बात है उसका
फैलाव बच्चों एक टाइम पे लिमिट हो जाता है, सीधा बात है, ठीक है। उनमें देखिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे है कि संसद भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता और सुरक्षा के लिए इन स्वतंत्रता पर, सीधा बात है, जब सीधा बात है, जब संसद को लगेगा कि इससे देखिए कोई चीज़ का लिमिटेशन जब बढ़ जाए, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो सरकार क्या कर सकती है, आपके जो मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। जैसे मोस्टली अगर भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो आपके मौलिक अधिकारों का उस पर कुछ नहीं हो सकता, आपके मौलिक अधिकार में कोई भी, आपको मौलिक अधिकार में कोई वैल्यू नहीं रहने वाला वहाँ पर, ठीक है। अगला हमारा कि संसद विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इन स्वतंत्रता पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, एकदम बात सही है। फिर अगला हमारा संसद सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टा अथवा नैतिकता, न्यायालय का जो अपमान होगा, मानहानि होगा, तो हिंसा के लिए कोई भी चीज़ अगर उत्तेजित करेगा, मतलब भड़काऊ वाला काम होगा, तो आदि के आधार पर क्या कर सकता है, इन स्वतंत्रता पर सीधा बात है प्रतिबंध, बैंड लगाया जा सकता है। अगला हमारा राज्य जनता के हितों और अनुसूचित कबीलों के हितों सुरक्षा के लिए इन स्वतंत्रता पर क्या लगा सकते, उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। सीधा बात, राज्य को अगर जनता का हित करना है या फिर जो अनुसूचित कबीला लोग हैं उनके अगर हितों की रक्षा करनी है, तो स्वतंत्रता पे क्या, इन मौलिक अधिकार स्वतंत्रता पे क्या लगा सकते, प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये कुछ मौलिक अधिकारों पर क्या थे, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अगर कोई डिपेंड करता है कंडीशन, सारे की सारी चीज। देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का टोटल मैंने आपको लगभग 11 क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें से आपके 3 नंबर के सवाल थे और कुछ 5 नंबर सवाल अभी बाकी रहे हैं। 5 नंबर सवाल मैं आपको करवा दूंगा। तो आप लोग देखिए इसी तरह वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिएगा, जिस तरह आपने क्लास 11 टर्म 1 में सपोर्ट किया था उसी तरह से आप सपोर्ट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि देखिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आप सभी बच्चों के लिए मेहनत करता रहूँ, ताकि देखिए आप सभी बच्चों की एग्जामिनेशन बहुत अच्छे बेहतरीन, जिस तरह आपको मालूम होगा कि आप लोगों को जितना मैंने सवाल कराया था उसी में से सवाल आया था, एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा गया था। तो अगर इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट करिए तो मैं आपको पूरी क्लास 11 आर्ट्स का देखिए जितना टॉपिक है, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट रखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका वो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में कर लीजिएगा, बेल आइकन तौर पर क्लिक करना ही है अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।